गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर टेक एकेडमी। एक बार फिर से कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में विस्तार में चर्चा की थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, तो हम जब थर्ड जनरेशन पे आते हैं तो दिस पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स इन 1965 एंड कंटिन्यूज टिल 1971। इस पर्टिकुलर जनरेशन में जो खास बात सामने आई वो ये कि अभी तक जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पहली बार ले लिया आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये जैक किल्बी द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसकी खास बात क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आईसी होता है ये एक छोटे से सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो एक पतले से, बहुत पतले से चिप पे, वेफर पे सिलिकॉन या जर्मेनियम के हमारे इतने छोटे से, ये तो हमने काफ़ी बड़ा बनाया, लगभग इतना छोटा होता है। इतने छोटे से चिप के ऊपर सैकड़ों कंपोनेंट्स, सैकड़ों मतलब 400-500 कंपोनेंट्स इतने छोटे से चिप के ऊपर फैब्रिकेट किए जाने लगे। कहाँ पर हमारा एक छोटा सा, अगर डायोड की बात करें तो उसका आकार लगभग इतना बड़ा होता था और ट्रांजिस्टर अगर होता था तो इतना बड़ा होता था। अगर 600 ट्रांजिस्टर्स को एक सर्किट में जोड़ना हो तो कम से कम इतनी जगह तो ले ही लेगा। अब उस 600-500 ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स और भी जो दूसरे सर्किट्स हैं, उतना सारे कंपोनेंट्स को एक छोटे से चिप के ऊपर फैब्रिकेट किया जाने लगा। और फैब्रिकेट करने का जो तरीका होता था वो कुछ ऐसा होता था कि हमारे पास बनाने के लिए वो करते क्या थे, एक बहुत ही पतला बड़े आकार का जर्मेनियम या सिलिकॉन का चिप ले लिया जाता। हम लोग सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं आई एम सॉरी। और यहाँ पर एक छोटे से एरिया में आपके सैकड़ों कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट कर दिया जाता है और सेम चीज़ को कई बार कॉपी कर लिया जाता है। एक ही चीज़, एक ही सर्किट को कई बार कॉपी कर लिया जाता है। बिल्कुल सेम साइज का, सेम सर्किट, सेम पैटर्न को उस चिप के ऊपर, उस वेफर के ऊपर कई बार कॉपी कर लिया जाता है। उसके बाद इस पूरे चिप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे ये है ना, ऐसे और ऐसे। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। और फिर इस पर्टिकुलर चिप को ऊपर से ढक दिया जाता है जिससे कि उसके ऊपर डस्ट और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर का प्रभाव ना पड़े। और सर्किट से कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर इसके कुछ लेग्स निकाल दिए जाते हैं कनेक्शंस के लिए। हर एक लेग अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट से जुड़ा होता है टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। ये है हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये तो हमने आपको छोटा सा बेसिक सा आइडिया दिया कैसे आईसी बनाए जाते हैं। तो आईसी बनाने से जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आई
वो ये कि हमारे कंप्यूटर का साइज अचानक से बहुत कम हो गया। जहाँ पर हमारे कंप्यूटर बड़े बड़े अलमारी जितने बड़े होते थे, 2-3 अलमारी जितने बड़े एक कंप्यूटर होता था, अब वो एक छोटे से बॉक्स के आकार का बन गया। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला वो क्या मिला कि हमारे कंप्यूटर का आकार साइज वॉज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। ठीक। दूसरी जो इसका इफेक्ट मिला, इसका आईसी का जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है तो साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जबकि आईसी के साथ ऐसा नहीं है। आईसी की एक एवरेज लाइफ 20 से 30 साल तक के आसपास होती है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है ये ज़्यादा है, जल्दी ख़राब नहीं होते। राइट। तो आईसी यूज़ करने का जो दूसरा एडवांटेज मिला वो ये कि हमारे कंप्यूटर की रिलायबिलिटी अब और ज़्यादा हो गई। तीसरा एडवांटेज ये मिला कि इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो एफिशिएंसी थी उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हमारा ये आईसी बेस्ड कंप्यूटर्स होने लगे। इसके कॉस्ट में भी काफ़ी गिरावट आई। अब ऐसा समझिए कि अगर एक चिप के ऊपर 500 कंपोनेंट्स फैब्रिकेट हो रहे हैं और ऑन एन एवरेज एक कंपोनेंट का कॉस्ट 2 रुपये है, तो 1000 रुपये का वो पूरा एक सर्किट होगा, isn't it? बट आईसी, वही आईसी आपको 200, 250, 300 रुपये में बड़े आराम से मिल जाता है। तो आपके कॉस्ट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। आकार कम हुआ, साइज छोटा हो गया, आपके दूसरा रिलायबिलिटी बढ़ गई, तीसरा आपका कॉस्ट भी काफ़ी कम हुआ। और एक और चीज़, हमारा जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे उसमें ज़्यादा होता था, आईसी में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। तो कहने का मतलब ये कि हमारा पावर कंजम्पशन भी कम हो गया। और एक और चीज़, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, यहाँ पर जो आईसी है ये उससे कहीं कम हीट जनरेट करता है। तो जनरेशन ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड अ लॉट। तो इससे एक फ़ायदा और हुआ कि अब हमारे जो कंप्यूटर बनने लगे 3rd जनरेशन के बाद, उसमें एसी के लिए अलग से विशेष रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एसी रहे तो अच्छा है, वो हमारे सर्किट को, कमरे को सब ठंडा करता है, बट ऐसा नहीं कि उसके लिए ज़रूरी होना ही होना है। राइट। इस पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर पहली बार रिमोट प्रोसेसिंग, मतलब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें, हमारा किसी दूसरे कंप्यूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति इस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता को यूज़ कर सकता है। यानी कि वो कमांड वहाँ देगा और उसकी प्रोसेसिंग इस कंप्यूटर पे होगी। ये रिमोट प्रोसेसिंग की सुविधा पहली बार 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में डाली गई। यहाँ पर टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, इन सब की भी सुविधा थी। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात आई। हमने बात की थी मशीन लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज की। यहाँ पर पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ। अब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रयोग होने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके लिए जो प्रोग्राम बनते हैं वो कस्टमाइज्ड हो गए। वो एक कंप्यूटर पे बने तो हर कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। लगभग हर कंप्यूटर पे सेम प्रोग्राम यूज़ किया जा सकता है।
अब हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर स्पेसिफिक नहीं रहे, राइट। तो मेन फीचर जो हमारे इस पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे वो है फोर्ट्रान 2 से लेकर फोर्ट्रान 4 तक, फोर्ट्रान 2, फोर्ट्रान 3, फोर्ट्रान 4 एट्सेट्रा। कोबोल लैंग्वेज, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल 68, ये हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। हमारे इस जनरेशन के कंप्यूटर की जो खास बातें हैं, समराइज अगर किया जाए तो क्या क्या है। पहला, ICs वेयर यूज्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, इट वाज मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नंबर 3, स्मॉलर इन साइज, हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। नंबर 4, छोटे हो गए मतलब ये पोर्टेबल भी हो गया ना। नंबर 4, इट जनरेटेड लेस हीट, गर्मी भी कम पैदा करते थे। फास्टर, ये पुराने कंप्यूटर से यानी सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी फास्ट ऑपरेट करते थे। लेसर मेंटेनेंस का कॉस्ट भी इसमें कम था, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। ये लेस कॉस्टली थे अपने प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर से, ठीक है। AC requirement was not, though AC was required, but it was not mandatory to use AC. AC का यूज़ करना मैंडेटरी नहीं था, बट हाँ AC फिर भी यूज़ किया जाता था। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली की खपत कम करते थे। एंड इट सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे। इस दौरान के जो पॉपुलर कंप्यूटर्स थे उनके नाम IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 एंड 168 सीरीज़, TDC 316 सीरीज़। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर्स के, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। फिर टेक्नोलॉजी का और एडवांसमेंट हुआ एंड वी गॉट सम मोर कंप्यूटर्स, कुछ और भी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। और अभी जो IC हम लोग यूज़ किया करते थे उस IC में और इम्प्रूवमेंट हुआ। और फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो एक इतने बड़े चिप के ऊपर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सर्किट बनते थे, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स बनते थे, इसको हम लोग बोलते थे SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और इसको एक पैकेज में डाला जाता था जिसमें 2 सीरीज में उसके लेग्स होते थे, इसको बोलते थे DIP, डुअल इनलाइन पैकेज। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब इतने ही बड़े पे 100 की जगह थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स इस पे फैब्रिकेट होने लगे। और इसको कहा गया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी उतने ही छोटे चिप के ऊपर अब पैकिंग डेंसिटी ज़्यादा हो गई और हमारे पास उतने ही छोटे चिप के ऊपर हजारों की संख्या में कंपोनेंट्स फैब्रिकेट होने लगे। तो इसको कहा गया LSI। बट जब तक 4th जनरेशन की बात आई तो यहाँ तक हमारे पास इतने ही छोटे चिप के ऊपर, थोड़ा सा बड़ा मान लो, अब हमारे पास लाखों कंपोनेंट फैब्रिकेट होने लगे और इसे नाम दिया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ कनेक्टर्स भी ज़्यादा होते थे। उन कंपोनेंट्स को ऐसे पिंस, अब ऐसे आपके
सर्किट है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स का कनेक्शन निकले ऐसे पिन की तरह से कनेक्टर निकले होते थे और ये ऐसे एक एरे के रूप में अरेंज होते थे, ये जो कनेक्टर्स थे। इसको नाम दिया गया PGA, पिन ग्रिड एरे। समझ में आया? तो हमारे ये जो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात जब आती है तो यहाँ पर हमारे पास VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज़ होने लगा। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, है ना, और हमारे कंप्यूटर के कॉस्ट में भी बहुत कमी आई। इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई, कॉस्ट कम हुआ, साइज कम हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गया, राइट। 4th generation computer became more powerful, compact and reliable। ये जो 4th generation के कंप्यूटर थे, पहला चीज पावरफुल हो गए पुराने कंप्यूटर से क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई, कॉम्पैक्ट साइज और छोटी हो गई, रिलायबल पिछले से ज़्यादा रिलायबल हो गए, एंड अफोर्डेबल, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई। 4th जनरेशन के आते आते हमारा जो कंप्यूटर है एक मध्यम आय वर्ग वाली फैमिली के रीच में आने लगा, यानी कि मध्यम इनकम ग्रुप वालों ने भी कंप्यूटर के ख्वाब देखने शुरू कर दिए, यानी वो भी कंप्यूटर खरीदने लायक हो गए, यानी कि कीमत में काफ़ी कमी आई। और इसी समय हमारे पास PC आया, पर्सनल कंप्यूटर, यानी हर एक व्यक्ति के पास अपना कंप्यूटर। और जब कंप्यूटर घर घर की बात होने लगी तो एक चीज़ और सामने आया कि हर व्यक्ति, हर व्यवसायी अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो अपने व्यवसाय के अनुसार कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनवाने की सोचने लगा, यानी कि यहीं से एक रेवोल्यूशन हुआ, हर व्यक्ति अपने लिए खुद का एक सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनवाने लगा। और इस दौरान जो सॉफ्टवेयर की बात आती है, हमारे पास टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में विस्तार में देखेंगे इसका मतलब क्या है। और इसी दौरान हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, DBase एट्सेट्रा हमारे सामने आए। इस जनरेशन के कंप्यूटर के जो अगर समराइज किया जाए खासियतों को, फीचर्स को, तो क्या क्या हैं? सबसे पहला चीज़, ये बहुत ही सस्ते हो गए। नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और रिलायबल हो गए। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना वास्तव में बहुत आसान हो गया। और रिलायबल मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते थे। तीसरा, इस दौरान PCs के यूज़ में बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि हर व्यक्ति अपने लिए कंप्यूटर यूज़ करने लगा। स्मॉल साइज, उसके बाद आता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। इसमें पाइपलाइन, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए पाइपलाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपको इस पाइपलाइनिंग टेक्निक के बारे में समझा दूँ। ये पाइपलाइनिंग टेक्निक एक्चुअली होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा समय लेकर के इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा। पाइपलाइनिंग का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग? देखिए, हमारे पास कंप्यूटर का प्रोसेसर, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। कंप्यूटर में हम लोग अक्सर शॉर्ट्स में लिखने की हैबिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, माने हर चीज़ का हम लोग शॉर्ट, इनपुट यूनिट IU, आउटपुट यूनिट OU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, we are very much used to
ऑफ यूजिंग एक्रोनिम्स, है ना। तो एक्रोनिम हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, म्यूपी। हमारे कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और वो एक बार में एक ही काम कर सकता है, ठीक है ना। बट हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि आपके इनपुट और आउटपुट की जो यूनिट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसकी तुलना में लाखों गुना ज़्यादा फास्ट होता है। यानी कि अगर आपको इनपुट करने में सपोज 15 मिनट लग रहा है, मान लेते हैं, तो इस 15 मिनट के इनपुट को उसको प्रोसेस करने में मुश्किल से सपोज 100 माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे, मुश्किल से। और आउटपुट दिखाने में सपोज उसको 5 से 7 मिनट लगे। तो यू कैन सी आवर माइक्रो प्रोसेसर is very 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 fast as compared to our input unit and our output unit, and that is for sure. तो अगर हम टोटल देखा जाए, एक प्रोसेस करने में कितना समय लगा, 15 प्लस 5 20 मिनट एंड 100 माइक्रो सेकेंड्स। सोचो ये माइक्रो सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड 20 मिनट की तुलना में कितना है, नगण्य है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी कि हम देखा जाए प्रोसेसिंग में जो भी प्रोसेस करते हैं हम लोग, उसमें अधिकतम समय हमारा जो प्रोसेसर है खाली बैठा है, यानी कि हम प्रोसेसर की पूरी क्षमता का उपयोग कभी नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर टेक्नोलॉजी यूज की गई टाइम शेयरिंग की और पाइपलाइनिंग की। हम पहले आपको टाइम शेयरिंग टेक्निक क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे पाइपलाइनिंग टेक्निक क्या होता है, जिससे कि आपको समझ में आए। जो हमने लिखा, बार बार वहाँ पे लिखा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपने पढ़ा ये पाइपलाइनिंग टेक्निक, इसका अर्थ क्या है आपके दिमाग में आ जाए, राइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइम शेयरिंग की। देखिए, जो हमारे डिज़ाइनर्स थे, कंप्यूटर डिज़ाइनर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उन्होंने सोचा कि जब भी हम कोई प्रोसेसिंग कंप्यूटर से कराते हैं तो इसमें हमारा कंप्यूटर जो मेन माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अधिकतम समय खाली बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक इनपुट नहीं मिलेगा ये अपना प्रोसेसिंग नहीं करेगा, और जब तक प्रोसेसिंग को ये डिस्प्ले नहीं कर लेगा, आउटपुट नहीं कर देगा, तब तक अगला इनपुट नहीं होगा, isn't it? तो ये जो टाइम को बचाने के लिए टेक्निक यूज की गई मल्टीटास्किंग की, यानी एक साथ कई काम करने की। एक साथ कई काम करने के लिए देखिए, प्रोसेसर तो एक ही है, प्रोसेसर एक बार में एक ही काम करेगा, बट एक साथ अगर कई काम कराना है तो हम लोग करते क्या हैं, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके टाइम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने 100 माइक्रो सेकेंड का क्वांटा बनाया, ठीक है। यानी कि होगा क्या कि हमने 100 माइक्रो सेकेंड का क्वांटा बनाया है,
तो अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 टास्क हैं, एक साथ हमें 5 काम करना है, तो होगा क्या कि पहले 100 माइक्रोसेकंड में वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करेगा। अगले, अब इसका 100 माइक्रोसेकंड बीता, ये काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, P1 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो, वो क्या करेगा, उसको वहीं बीच में छोड़ेगा। अगले 100 माइक्रोसेकंड में वो प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ये टाइम क्वांटा खत्म होगा, भले ही P2 कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, वो तुरंत अगले 100 माइक्रोसेकंड्स में प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगले में प्रोसेस 4 को करेगा, अगले में प्रोसेस 5 को करेगा। इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। फिर जैसे ही इसका भी खत्म होगा, अगर मान ले P1 खत्म कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर ये P1 को उठा लेगा, और फिर उसके बाद P2 को, फिर उसके बाद P3 को, फिर उसके बाद P4 को, फिर उसके बाद P5 को। अब देखिए 100 माइक्रोसेकंड होता ही कितना है, ऐसे समझा जाए, अगर समझना चाहें तो 100 माइक्रोसेकंड मतलब पलक झपकने भर की देर। पलक झपका, एक प्रोसेस का काम खत्म, कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ पता नहीं, दूसरा पलक झपका, दूसरा खत्म, तीसरा, चौथा, पांचवा पलक झपका, आपको पांचों को समय मिल गया, 5 प्रोसेस को बारी बारी से एक के बाद एक, और फिर आ गया दोबारा प्रोसेस 1 की बारी। ये इतनी तेजी से एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है कि लोगों को लगता है कि सारे काम एक साथ चल रहे हैं। भाई हमें तो पता भी नहीं चला कि कब बदला, पलक झपकते झपकते वो दोबारा पहले पे आ गया, तो उसको लगेगा यूज़र को कि ये काम लगातार चल रहा है, दूसरा काम भी लगातार चल रहा है, तीसरा भी लगातार चल रहा है, चौथा भी। तो ऐसा आभास होता है कि सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, वो बारी बारी से सभी को एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो ये जो प्रोसेसर के टाइम को हम शेयर करा दे रहे हैं बाकी सब प्रोसेसेस में, इसी को कहते हैं टाइम शेयरिंग टेक्निक। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स कैसे डिसाइड करते हैं, कितना प्रोसेस होगा, कितने क्वांटा होंगे। अब इसमें शेड्यूलिंग भी कई तरीके से हो सकता है, एक के बाद एक, शॉर्टेस्ट जॉब, लॉन्गेस्ट जॉब, बहुत से तरीके होते हैं शेड्यूलिंग के। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हमारे स्कोप के बाहर की चीज़ है, कंटेक्स्ट के बाहर की चीज़ है। आपको आइडिया लग गया होगा कि टाइम शेयरिंग टेक्निक है क्या, ठीक है ना। अब ज़रा सा बात करते हैं पाइपलाइनिंग टेक्निक की। ये पाइपलाइनिंग टेक्निक क्या होती है, इसको समझा जाए। I'm sorry. अभी तक हम कई प्रोसेस को बारी बारी से एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे थे, यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस होगा। बट इससे क्या होता है, डिग्री ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन इज रिड्यूस्ड टू 1। मतलब अगर हम बात करें पहले 100 माइक्रोसेकंड्स की, तो इस समय केवल एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस 100 माइक्रोसेकंड्स में 2 या 3 या 4 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं? ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? पाइपलाइनिंग टेक्निक। अब बेटा पाइपलाइनिंग टेक्निक है क्या चीज़? देखिए, किसी भी टास्क को की बात करें तो हमारा जो कोई भी टास्क होगा उसके कम से कम 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से?
इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगर देखा जाए तो इसको हम प्रोसेसिंग को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन, स्टोरेज, एक्सेसिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बट मेजर मोटे तौर पे देखा जाए किसी भी प्रोसेस के कम से कम 3 पार्ट होते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो रियल लाइफ का हो चाहे कंप्यूटराइज्ड हो, हर के कम से कम 3 पार्ट्स होते हैं। क्या? पहले तो इनपुट दो, फिर उसके बाद उस इनपुट की प्रोसेसिंग करो, फिर उसको आउटपुट दो, राइट? तो पाइपलाइनिंग टेक्निक क्या करता है, एक प्रोसेस के, जैसे अब ये एक प्रोसेस का 3 पार्ट हुआ ना, प्रोसेस 1 का, इसी तरह प्रोसेस 2 का भी होगा। तो एक प्रोसेस का एक सब टास्क दूसरे प्रोसेस के सब टास्क के साथ ओवरलैप कर दिया जाता है। कैसे? अब देखिए, हमारे पास कंप्यूटर मान लो एक ही है, ठीक है, कंप्यूटर तो एक ही है, माइक्रो प्रोसेसर एक ही है, एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस है। मान लेते हैं कि हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर एक है और आउटपुट डिवाइस एक हमारे पास क्या है, सपोज मॉनिटर है या प्रिंटर है, जो भी मानना है मान लो। अच्छा, टाइम शेयरिंग भी है। अब पाइपलाइनिंग कैसे होगा जरा देखो। देखिए, जब हमारे पास पहला प्रोसेस आया P1, तो पहले उसका इनपुट हो रहा होगा, ये P1 का इनपुट हो रहा है, ठीक है ना। जब P1 का इनपुट हो रहा है तो अभी चूंकि हमारे पास प्रोसेसर के पास कोई काम नहीं है, तो हमारा प्रोसेसर खाली बैठा है और आउटपुट डिवाइस भी क्या है, खाली बैठा है ना। यानी कि इस समय केवल इनपुट डिवाइस हमारा बिजी है, काम कर रहा है और केवल एक प्रोसेस का काम हो रहा है, ठीक ना। अब जरा सा आगे बढ़ो, देखो जरा, इसका काम, इनपुट वाला काम पूरा हुआ तो ये P1 का प्रोसेसिंग शुरू हो गया और हमारा इनपुट डिवाइस खाली था, तो हमारा P2 का इनपुट वाला काम शुरू हो गया। हमारा इनपुट डिवाइस P2 का काम इनपुट देने लगा। अब देखिए कितने प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, 2। P1 का प्रोसेसिंग चल रहा है और P2 का इनपुट चल रहा है। ना तो इनपुट डिवाइस खाली है, ना हमारा प्रोसेसर खाली है। देखिएगा कितना सोच समझ के काम को किया गया। मल्टीटास्किंग भी है और उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन भी है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी है, ठीक है ना। इधर देखो, अभी हमारा आउटपुट डिवाइस खाली है, इधर हमारा P1 का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया तो P1 का आउटपुट शुरू हो गया, वो हमारा प्रिंटर पे प्रिंट होने लगा। इधर माइक्रो प्रोसेसर खाली था और P2 का काम कंप्लीट हो गया तो हमारा P2 की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। और इनपुट डिवाइस खाली था तो हमारा P3 का इनपुट शुरू हो गया। तो यहां पे देखिए, एट टाइम T1 केवल इनपुट डिवाइस बिजी था, टाइम T2 पे हमारा इनपुट और प्रोसेसर बिजी है, टाइम T3 पे हमारा तीनों बिजी हैं। एक साथ 3 काम चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग में एक के बाद एक हो रहा था, 100 माइक्रोसेकंड पहला, 100 माइक्रोसेकंड दूसरा, तो वहाँ पे केवल माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही थी। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब चल रहा है। एक पाइप में है, इसका काम हो गया तो ये आगे बढ़ गया, दूसरा आ गया, एक पाइप में सारे प्रोसेस डाल दिए गए हैं। इसीलिए इस टेक्निक को कहते हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होता है, हमारा प्रोसेसर तो वही है बट टेक्नोलॉजी यूज़ करने से प्रोसेसर की स्पीड और बढ़ गई। समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे पास पाइपलाइनिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाने
लगा। आई होप आपको पाइपलाइनिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। अब इसकी टेक्निकल डिटेल क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट आपको समझ में आनी चाहिए रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है, टाइम शेयरिंग क्या होती है, बस उसके लिए हमने आपको थोड़ा सा डिटेल दिया। यहाँ पे एज सच 4th जनरेशन के कंप्यूटर में एसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब तो हमारे घर घर में कंप्यूटर है, बहुत लोगों के घर में तो एसी नहीं लगा है, बट फिर भी वो काम करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और ये सब संभव हुआ हमारे ये जो VLSI इंटीग्रेशन की वजह से। हमारा सर्किट ऐसे बनने लगे कि वो हीट कम जनरेट करते हैं, और हीट जब कम जनरेट करते हैं तो उससे हमारा एसी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया, आईसी जो स्पेशली जो आईसी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो उसके साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ हीट सिंक लगा दिया। हीट सिंक का काम क्या होता है, सर्किट से गर्मी खींच करके वातावरण में उसको फैला देना, जिससे कि हमारे जो सर्किट हैं वो जले नहीं, कंपोनेंट जो बनाए गए हैं वो ना जलें, आईसी हमारे ना जलें। और जो आईसी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो उसके ऊपर पंखा भी लगा दिया जाता है, तो हीट सिंक उसके ऊपर पंखा। तो हीट सिंक का काम है उसकी गर्मी को खींचना, और पंखे का काम क्या है, उस गर्मी को तेज़ी से एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देना, फैला देना। इज इट क्लियर? Concept of internet was introduced. इस पर्टिकुलर जनरेशन में इंटरनेट का कंसेप्ट यूज़ किया गया, पहली बार इंटरनेट यूज़ किया गया। इंटरनेट यूज़ करने से हमारी दुनिया, कंप्यूटिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से बदली। सारा कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा, धीरे धीरे सभी चीज़ ऑनलाइन होने लगी। आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, बट जो हमारे जनरेशन के लोग हैं या हमारे से ऊपर के जनरेशन के लोग हैं, उनको इस कष्ट का आभास जरूर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूँ। रेलवे का रिजर्वेशन कराना है, टिकट कराना है, तो जब कंप्यूटर नहीं था तो सारा काम रजिस्टर पे होता था, मैनुअली होता था। तो हर एक स्टेशन का, हर एक ट्रेन का कोटा होता था। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, तो कोई भी ट्रेन है, सपोज मान लेते हैं कालका मेल है, तो कालका मेल का इलाहाबाद स्टेशन का कुछ कोटा होगा, यानी कि उसके लिए कुछ रिजर्वेशन के सीट्स फिक्स्ड होंगे कि वो यहीं से बुक होंगे, कहीं और से बुक नहीं होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मान लेते हैं हमारे पास 150 सीट है इलाहाबाद से, बट यहाँ से केवल 25 लोग ही उस डेट में बुक कराए। अब बाकी के जो सीट हैं वो बेकार हो जाते थे। तो बाद में इन्होंने उसकी सुविधा ये की कि अगर किसी दूसरे स्टेशन से कोई चाहे कि इलाहाबाद से लेकर के मुझे आगे बुक करना है दिल्ली का, तो वहाँ से वो पहले वहाँ पे एप्लीकेशन देता था, वहाँ से एक तार आता था, यहाँ पे देखा जाता था कि कोई सीट खाली है तो उसको बुक करके उसको बता दिया जाता था, तो वहाँ पे टिकट इशू होता था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, तुरंत का तुरंत फिर भी नहीं होता था। बट जब ये ऑनलाइन हो गया, नेटवर्किंग के थ्रू इंटरनेट पे आ गया सिस्टम, तो कहीं से बैठ के किसी भी स्टेशन से कहीं का भी टिकट करवा सकते थे। बट अभी भी ये सही मायने में ऑनलाइन नहीं था। अगर हमें टिकट लेना था तो हमें टिकट काउंटर पे ही जाना पड़ता था। नतीजा लंबी लंबी लाइनें। गर्मी की छुट्टियों में तो कुछ लोग रात के 1 बजे से जाकर लाइन में बैठ जाते थे, जिससे कि टिकट काउंटर खुलते ही पहले उनका नंबर आ जाए। लोगों को डर था कि कहीं सारे टिकट बुक ना हो जाएं और हमें ऐसा ना हो कि टिकट ना मिले। बट जब से ये ऑनलाइन हुआ,
अब लोगों की सुविधा ये हो गई कि हमें बीच में किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। क्लर्क के नखरे अलग होते थे, वो कई दफ़ा तो फुटकर के लिए आपको लौटा देता था, चेंज ले आओ तभी टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये सारी बदमाशियाँ और ये सब प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए आजकल ऑनलाइन टिकटिंग हो गया। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से अपना टिकट बुक करा सकते हो। उसके लिए आपको वो लाइन में जाकर के खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। तो इंटरनेट के आने से ही ये सब संभव हो पाया है। अगर इंटरनेट ना होता तो शायद आज भी हम लोग उसी तरीके से, पुराने तरीके से, वही स्लो तरीके से काम कर रहे होते। पहले बैंकों में अगर आपको अपना पैसा जमा करना है या अपना ही पैसा निकालना है और गलती से अगर आप 11 से 12 के बीच में बैंक में पहुंच गए तो आपको अपने पैसे निकालने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 2 घंटा लग जाया करता था। अब एटीएम्स हैं ऑनलाइन, इसी इंटरनेट की वजह से सुबह, दोपहर, शाम, रात जब इच्छा हो उस मशीन के मुंह में अपना एक प्लास्टिक का कार्ड डालो, पैसा निकालो, चले जाओ। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में मैं सुबह से लेकर के कई दिनों तक लगातार बोलता रह सकता हूँ, फिर भी उसकी महिमा ख़त्म नहीं होगी। कथा चलती जाएगी, आप लोग हाथ जोड़ करके बैठे रहोगे। नाउ ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्किंग जब हुआ, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ने लगे, इंटरनेट की वजह से और ज़्यादा हुआ। इससे बहुत सारी नए नए डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए, जिससे हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस हुए, राइट। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर जनरेशन में आया। एंड कंप्यूटर्स बिकेम ईजिली अवेलेबल। कंप्यूटर अब आसानी से उपलब्ध है। हम लोग जब पढ़ा करते तो हम लोग कंप्यूटर को खिड़की से झांका करते थे, बड़ी चीज़ है। बट आज आपके लिए, आपके घर में कंप्यूटर ऐसे धूल खा रहा होता है, आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो, isn't it? इस जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स थे वो हैं डेक 10, स्टार 100, PDP 11, क्रे 1 जो एक सुपर कंप्यूटर है अमेरिकन, क्रे XMP ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, अमेरिकन सुपर कंप्यूटर है। तो ये इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर के। फिर टेक्नोलॉजी कभी भी रुकती नहीं है, टेक्नोलॉजी रोज आए दिन उसका विकास होता रहता है। अभी भी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं, इस समय भी कुछ नए नए रिसर्च चल रहे होंगे। ये जो 5th जनरेशन आया 1980 और उसके बाद से अलग, देखिए जो आपको टाइम दिया है, अलग अलग ऑथर और अलग अलग किताबों में अलग अलग होगा। ये केवल इंडिकेटिव है। कुछ ऑथर्स का मानना है कि इस समय से इस समय तक को हम फर्स्ट मानेंगे, इस समय से इस समय तक सेकंड मानेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑथर्स सब कुछ इसको अलग अलग बताएंगे। अगर किसी किताब में आपको ये डेट्स आगे पीछे मिले तो उससे घबराने की बात नहीं है। मैंने देखा है कई किताबों में 1990 के आगे 5th जनरेशन बताया गया है ना। तो घबराने की बात नहीं है, 5-10 साल आगे पीछे सब चलेगा, राइट। हमारा जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें VLSI के बाद ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स हुआ। यानी जो IC हुई ये बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी की इसमें पैकिंग हुई। यानी एक छोटी सी IC में लाखों करोड़ों कंपोनेंट्स फैब्रिकेट होने लगे। नतीजा क्या हुआ, अब हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया। लैपटॉप आप देख रहे हैं कितना छोटा सा है, आप एक ब्रीफकेस में एक बैग में डाल के लेके चल दीजिए। टैबलेट्स, पाम टॉप अब तो हाथ में आ गया, हाथ में इतने छोटे छोटे लेकर के आप घूमते रहिए, आपका सारा काम कर रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी की, ये जो ULSI की वजह से संभव हो पाया है, राइट। ये जो हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
अभी तक माना जा रहा है कि अभी भी जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इससे हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये एक छोटे से चिप के पर करोड़ों कंपोनेंट्स बनने लगे और इस जनरेशन में अब बात आने लगी पैरेलल कंप्यूटिंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एक साथ कई प्रोसेसर यूज करना, एक कंप्यूटर में कई प्रोसेसर डाल देना और सारे प्रोसेसर अलग अलग काम को करें या सारे प्रोसेसर मिलके एक काम को करें। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की उससे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, जैसे इंसान सोच करके निर्णय ले सकता है उसी प्रकार से ये क्षमता कंप्यूटर के अंदर डाली जाने लगी। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। व्हाट इज दैट? They are machine, they are computers which can analyze a large number of situations and think and react accordingly. ठीक है, तो अब कंप्यूटर्स में ये चीज, ये क्षमता आने लगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात होने लगी। अभी तक कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत कठिन कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ किया करते थे। अब बात होती है कि नेचुरल लैंग्वेज, जिस भाषा में हम और आप कम्युनिकेट करते हैं उसी भाषा में हम कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करें। अब तो दुनिया भर के प्रचार आप लोग देखते होंगे, अलेक्सा प्ले द म्यूज़िक, अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट टू। तो अलेक्सा अपने आप ही क्या करता है, दूसरा लाइट जो है वो चला देता है। What is that? This is nothing but use of natural language in giving commands to the computer. कंप्यूटर वही करता है जो हम कमांड देते हैं। हम लिख करके दें कि स्विच नंबर 2 का ऑन कर दिया जाए, उसके लिए तमाम 15 लाइन का कोड लिखें, हाँ, और कहाँ हमने कह दिया अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट 2। अब लाइट 2 जो भी होगा अलेक्सा उसको ऑन कर देगा। What is that? This is use of natural language in processing. अब यहाँ पे हमारे पास और भी कई तरह के हाई लेवल लैंग्वेजेस, C++ तो थे ही, जावा बीन्स, .NET, C# वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। अब हम लोग बात करें इसके फीचर्स के। हमारे पास सबसे पहली चीज ULSI, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब हमारे कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी कि कंप्यूटर खुद निर्णय लेने की क्षमता रखेगा। पहले हम लोग अपने घर पे दरबान बिठा के रखते थे कि केवल उन्हीं लोग को घर के अंदर आने दो जिनके पास हमारा आईडी हो या जिनको हम पहचानते हो या जिनको आप पहचानते हो। वही काम आजकल स्मार्ट गेट्स ने कर रखा है। अगर हमने आपको आईडी इशू किया है, आप दिखाओ, अगर आप हमारे परिचित हो तो खुल जाएगा, अदरवाइज आपको अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया रहेगा। अगर आपके पास सही है तो आप अंदर आने देगा। हमारे मोबाइल फेस से लॉक अनलॉक होते हैं, वैसे आपका मोबाइल कोई भी खोल के देख लेता था। अब क्या है, आपका चेहरा सामने आएगा तभी खुलेगा। दैट इज द यूज ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आम बोलचाल की भाषा में हमारा कंप्यूटर काम किया करेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ कई काम को प्रोसेस किया जा सकता है। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास सुपर कंडक्टर के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स को और ज़्यादा फास्ट बनाया जा रहा है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया,
अब कंप्यूटर को मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ के साथ इक्विप किया जा रहा है। मल्टीमीडिया मतलब कई अलग अलग माध्यम, जैसे लिख करके इनपुट देना, बोल करके इनपुट देना, विजुअल फॉर्म में इनपुट देना और उसी फॉर्म में वो डिस्प्ले करना या आउटपुट देना, ये सारा काम हो रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी मीन्स कई, मीडिया मतलब माध्यम, कई माध्यम को यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स। अब कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कम पैसे में मिलने लगे। हमने जो पहला कंप्यूटर खरीदा था लाख रुपए में 486, अब तो 486 कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा, इतना स्लो है। और 1 लाख रुपए में उससे कई हज़ार गुना फास्ट कंप्यूटर आपको 5 मिल जाएंगे। तो यू सी हमारा कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसकी कीमत भी कम हो गई। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक्स, हाँ, ये सब हमारे पास, सरफेस कंप्यूटर, ये सब अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स इस पर्टिकुलर जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके साथ ही हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।